प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ से मंगल और जुमेरात को होने वाली मुलाकातें, जिनका सिलसिला कुछ अरसे से मुनक़ता हो चुका है, उसे बहाल कर दिया है। लेकिन साथ में एक शर्त भी आयद की है, और शर्त यह है कि जो लोग इमरान खान से मिलकर अडयाला के बाहर निकलेंगे वो वहां पर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। लेकिन यह पाबंदी सिर्फ अडयाला के बाहर तक लगाई गई है। टीवी टॉक शोज में आकर वो बात कर सकते हैं, ये पाबंदी नहीं लगाई गई। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुख्तलिफ तरह की राय सामने आ रही है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अदालत के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे वहां पर मुलाकात करने वाले लोग। लेकिन इसकी वजाहत भी वो यूं पेश कर रहे हैं सलमान राजा साहब। वो समझते हैं कि चलिए इस बहाने से मुलाकातें तो शुरू हो रही हैं, बातचीत का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो मुलाकातें हैं वो बहाल होना जरूरी है। तो इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और फिर कुछ और मामला भी हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म कि मुलाकातें बहाल हो गई लेकिन मीडिया टॉक नहीं होगी, तो इस पर आपकी राय क्या है? थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, काफ़ी अरसे से, मेरा ख्याल है तकरीबन 23, 24, 25 हफ्तों से मुलाकात हमारी नहीं हो रही थी, सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो रही थी। इससे पहले भी हाई कोर्ट लेवल के ऊपर मुलाकात की मुख्तलिफ लोगों को इजाज़त दी गई थी, इंस्ट्रक्शंस भेजी गई थी, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं माना गया और मुलाकात नहीं होने दी गई। अब हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है, लार्जर बेंच ने, कि जी मुलाकात जो वो शुरू करवाई जाएगी, लेकिन उसके साथ ये शर्त लगा दी है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शर्त लगाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन मैं इस बात से एग्री करूंगा कि अगर मुलाकात हो जाती है, अभी देखना ये है कि क्या मुलाकात होती है असद साहब के नहीं होती, क्योंकि ऐसी ही इंजंक्शंस हाई कोर्ट की पहले भी मौजूद हैं, कई दर्जनों, और उनमें से कोई भी जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया जेल अथॉरिटीज़ ने। तो अब देखना यह है कि मुलाकात होती है कि नहीं होती। कि जी आप लगा दें कि जी उसके ऊपर वहाँ आप बात नहीं कर सकते, तो हम वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हट के फिर वही बात कर लेंगे, या शाम को टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर बैठ के वही बात कर लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आई है इस किस्म की कैद की। सूरत अब आप देखते हैं कि मुलाकात होती है कि नहीं। जुमेरात 3 दिन दूर है, तो जुमेरात को देखते हैं, मुलाकात अगर हो जाती है तो चले कम से कम एक स्टेप तो आगे लिया गया। सही है, लेकिन इसमें आपका तो ये मौक़िफ़ रहा है ना कि कानूनी तौर पर तो वैसे ही मुलाकातें होनी चाहिए और पाबंदी लगना मुलाकातों पर यह गैर कानूनी बात है। किसी भी कैदी का यह हक है कि मुलाकात के दिन वो जिससे मिलना चाहे मिल सकता है। तो ऐसे में फिर सलमान राजा साहब ने ये एग्री क्यों किया आपके ख्याल में सर कि हम मीडिया टॉक नहीं करेंगे, जबकि उनके पास ये दलील मौजूद थी कि जी हमारा ये आईनी कानूनी हक है कि हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए और हम बात भी कर सकते हैं, ये भी आईनी कानूनी हक है। देखिए, वो सारा कुछ हमारा आईनी कानूनी हक था, लेकिन वो आईनी और कानूनी हक को ब्लेटेंटली फ्लाउट किया जा रहा था। मुलाकात नहीं हो रही थी। अब हमारे हाथ में तो कोई गन्स नहीं है, पिस्टल्स नहीं है कि हम वो फायर करके अपना रास्ता बनाएं, तो हमें तो फिर अदालत में ही जाना है। अगर अदालत ने कहा है कि जी इस कंडीशन के ऊपर हम इजाज़त देते हैं आपसे मुलाकात के लिए, तो हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खान साहब से मुलाकात होनी हमारी शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। अगर उन्होंने ये कमिटमेंट दी है इस चीज़ के लिए कि मुलाकात को पॉसिबल करें, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है, कोई बात नहीं है। लेकिन देखना, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस हाई कोर्ट के पहले वे नहीं किए गए, इंस्ट्रक्शंस इनको फ्लाउट किया गया है। अब देखना है कि इस ऑर्डर को क्या माना जाता है कि नहीं माना जाता, फिर वहां से कहानी शायद दोबारा से शुरू हो। सही है सर। मुलाकातों की बात हो रही है तो ज़ाहिर है एक मुलाकातें तो वो हैं जो अडयाला में होनी है, एक मुलाकातें वो हैं जो पस मंज़र में भी चल रही होती हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कम से कम कोशिश कर रहे होते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में इत्तला है कि वो पिछले 4-5 दिन से इस्लामाबाद में है। आज का मेरे इल्म में नहीं, अगर आपके इल्म में तो बता दीजिएगा कि आज वो वापस केपी गए हैं या आज भी इस्लामाबाद ही में हैं। खुशनुद ये है कि इस दौरान में पिछले 4-5 दिन में उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और इसी दौरान वो इमरान खान से भी मुलाकात की कोशिशें करते रहे कि उन्हें इजाज़त मिल जाए। अली अमीन गंडापुर साहब पिछले 4-5 दिन से इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त कर रहे थे, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे ये मेरे इल्म में है, और उसमें उनको कामयाबी नहीं हो रही थी कल तक।
आज की क्या डेवलपमेंट है मेरे इल्म में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ मीडिया को इनवाइट किया हुआ था, एक उन्होंने इफ्तार पार्टी दी हुई थी और एक और फंक्शन के ऊपर उन्होंने उनको अटेंड करना था, वो उन्होंने अटेंड किया। और जब वो इस्लामाबाद में आप आते हैं तो पार्टी वार्टी के मेंबरान जो हैं उनसे मुलाकात होती है, उनकी बातें सुनते हैं। ये तो सब कुछ मुझे पता है क्योंकि इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ में मैं भी शामिल रहा हूँ। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं वो उस सिलसिले में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं होने दी जा रही थी, ये मुझे पता है। सही है। तो राउफ साहब, आपने एक बयान दिया कि आप एक टीवी टॉक शो में बात करते हुए आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करना चाहते हैं। ये तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, लेकिन ये अमली तौर पर पूरी नहीं हो पा रही। क्या इसमें कुछ नई डेवलपमेंट है जिसके बाद आपने ये स्टेटमेंट दिया? देखिए, ब्रेक थ्रूज तो हुए हैं ना। दूसरी बात है कि हमारी केपी की हुकूमत जो है उनका राब्ता तो मतवातर रहता है ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि वहाँ तो हुकूमत चलानी है, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस सिलसिले में आपको पता है कि चूँकि वहाँ की सिचुएशन भी खासी ख़राब है, तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ता रहता है। तो ये मुलाकात तो एक कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके अलावा भी आपको पता है ब्रेक थ्रूज हुई हैं। पिछले अगस्त सितंबर में ब्रेक थ्रू हुई थी, नवंबर में भी ब्रेक थ्रू हुई थी। सो वो ब्रेक थ्रू हुई है, उसके बाद मामला आगे इतने तेजी से इतनी इफेक्टिवली नहीं बढ़ सके। इनके साथ जो है आपके जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उनके साथ भी बैठ के हमने बात करने की कोशिश की है। उनके पास है ही कुछ नहीं, वो हमारी खान साहब से मुलाकात ही नहीं करा सके से मुज़ाकराती टीम की 7 दिन उन्होंने इंतजार करवाया। तो इससे उनकी जो सकत है, इनकी जो ताकत है, उसका बखूबी हमें अंदाजा हो गया था। और वही हमारी जो पुरानी बात है कि बातचीत उनसे होती है जिनके पास ताकत हो, वो रेलिवेंट है। अब बातचीत कब होती है, किस नतीजे के ऊपर पहुंचती है, इसके बारे में तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहरसूरत दैट इज हाउ थिंग्स आर। लेकिन राउफ साहब, आप जाहिर है जो सिक्योरिटी रिलेटेड मामला हैं उस पर तो आपने कहा कि ऑलरेडी मुलाकातें रहती हैं, वो तो मुलाकातें होती हैं, लेकिन जिन मुलाकातों की आप जिस राब्तों की आप बात कर रहे हैं कि जो हम इस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहते हैं, वो किस मौजू पर मिलना चाहते हैं? ये मैं इसको मेरा ख्याल है कि पब्लिक डोमेन में स्पेकुलेट नहीं इसके ऊपर करूंगा या बात नहीं करूंगा। वो ठीक है, जब बातचीत होगी तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को पता चल जाएगा। सही है सर। पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों की ये राय मौजूद है, वो चाहते हैं कि खान साहब तक ये बात पहुंचाई जाए कि अब कि खान साहब आपके लिए रास्ते जो बाकी हैं, ये अदालत से आपकी रिहाई नहीं हो पा रही, अवामी एहतजाज से सड़कों पर आने से रिहाई नहीं हो पा रही, तो फिर तीसरा रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा मुनासिब है। आप अपने लहजे को नरम कीजिए, ये जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और इमरान खान के, उसको पाकिस्तान में लाइए, चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा कीजिए। क्या इस तरह की ख्वाहिश लेकर इमरान खान साहब के पास कोई गया है या जाना चाहता है? देखिए, पार्टी में मुख्तलिफ आरा मौजूद होती हैं और ये एक हेल्थी चीज़ होती है, एक सेहतमंद चीज़ होती है कि हम लोग अपनी अपनी आरा का, अपनी राय का इजहार करते हैं पार्टी फोरम्स के ऊपर बैठ के। लेकिन उसके बाद फैसले होते हैं और फिर तमाम जो लोग होते हैं अपनी राय के बावजूद से बालातर होके उस पार्टी के फैसले के ताबे हो जाते हैं और उस पार्टी के फैसले को आगे लेके चलते हैं। मुझे ये राय मैं बिल्कुल कंसीड करता हूँ कि इस किस्म की आरा मौजूद हैं पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी अपने एक रास्ता है उसके ऊपर चल रही है और हम वी फील के जी जल्द नहीं तो बतेर अनकरीब वी होप ये मामला जो है ये सेटल हो जाएंगे, मामला आगे बढ़ेंगे, खान साहब की राय मुमकिन हो पाएगी। इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं स्पेकुलेट नहीं। सही है। और राउफ साहब, पार्टी के अंदर ये राय भी मौजूद है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, उसको सेक्रेटरी इत्तलात के नीचे लाना चाहिए, और इस बात की इमरान खान अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। इसका जवाब जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सेक्रेटरी इत्तलात से लें, वही आपको इस सिलसिले में कोई एक बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं इसके ऊपर यहाँ पब्लिक फोरम में बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। राउफ साहब, ये बताइए कि एक ग्रैंड अलायंस बन रहा था और अभी भी ज़ाहिर है उसकी कोशिशें जारी हैं, ये अभी बाप बंद तो नहीं हुआ, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की ये बड़ी ख्वाहिश भी थी, कोशिश भी थी, उम्मीद भी थी कि ये रमज़ान में हो जाएगा। रमज़ान के अंदर ये नहीं हो पाया, क्या रुकावट है? हो चुका हुआ है। देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म तो बन चुका हुआ है, उसमें तमाम लोग आप देख रहे हैं कि वो एक्टिवेट हो चुके हुए हैं। मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अभी हतमी फैसला नहीं किया, वो भी हम उनके साथ राब्ते में हैं, उनसे बातचीत हो रही है और वो भी होपफुली अगर रमज़ान के दौरान नहीं तो रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद उल फितर के फ़ौरन बाद वो भी एक हतमी फैसला कर लेंगे। एक नुक्ते के ऊपर तो हमारे साथ हैं और वो नुक्ता है पाकिस्तान में आइन की रिवाइवल, आइन की बहाली, उसके ऊपर तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब जो चीज़ डिसाइड होनी है कि अगर
अगर कोई पुरअमन एहतजाज शुरू होता है तो क्या उसका वो हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस सिलसिले में उनके कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं दिया जा सका, उसकी भी वजह यह है कि खान साहब से हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही थी। अब जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया उस सिलसिले में हमारी जुमेरात को मुलाकात होगी। मुलाकात में उनकी जो क्वेरीज हैं वो भी खान साहब के साथ डिस्कस करके उनकी इनपुट, उनकी जो रिस्पांस है वो लेके उस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि रमजानुल मुबारक के दौरान ही ये इत्तेहाद किसी शक्ल को, किसी शेप जो है वो उसको पहुंचे। लेकिन राव साहब, जो मौलाना फजल रहमान की क्यूरीज जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, वो मैंने असद कैसर साहब से खुद पूछा था। असद कैसर साहब ने कहा कि हाँ, मेरी मुलाकात तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने ये पैगाम देकर सलमान राजा साहब को इमरान खान के पास भेजा था और इमरान खान का पैगाम लेकर सलमान राजा वापस आए हैं और मैंने वो पैगाम आगे पहुंचा दिया है। तो चैनल तो एक बहरहाल क्रिएट हो गया था, वो चैनल तो मौजूद था, फिर उसके बाद क्या रुकावट पैदा हुई है? नहीं, वो चैनल टेक्निकली मौजूद नहीं था जी। वो इस तरीके से बात हो नहीं सकती है जब तक कि एक कंफर्टेबल जोन में बैठ के बात ना की जाए। और फिर ये है कि जी कुछ बातें जाती हैं, कुछ अगर उनसे जवाब आ भी जाएं तो फिर उसके बाद काउंटर क्वेश्चंस होते हैं या काउंटर क्वेरीज होते हैं, वो होते हैं। ये मामलात जो है ये एक मुलाकात के दौरान हल नहीं होते हैं, इनके लिए एक सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस जो है ना उसकी ज़रूरत होती है। ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मामलात आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा और हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन वो बात जो है वो बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन रऊफ साहब, सिर्फ मौलाना फजल रहमान की बात नहीं है। जो अब तक आपके इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हैं, बन चुके हैं लोग, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो भी कह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह चुके हैं, आपके साथ सड़कों पर आने के लिए तो वो तैयार नहीं है। तो फिर और इसका ऑल्टरनेट क्या है आपके जहन में, क्या होगा? हमने जो पार्टी, जो प्लेटफॉर्म है, उसकी बेसिस के ऊपर जो हमने प्रोग्राम आगे लेके चलना है वो तो चलेगा। अब जो अगर नहीं आना चाहता, उसमें पुरअमन एहतजाज में शिरकत नहीं करना चाहता, तो वो ठीक है, उनकी मर्जी। लेकिन प्रोग्राम तो उसमें एक या 2 आवाज़ों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगा ना। बहुत से लोग हैं जो कि हमारे साथ ना सिर्फ शामिल है बल्कि वो एहतजाज की तारीख है उसका भी हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमने तो उस एहतजाज की तारीख को आगे लेके चलना है। राव साहब, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी, ये बात भी हुई थी कि वो बलूचिस्तान में होने जा रही है ईद के बाद, और उसमें ये बात भी हुई थी कि हुकूमत को भी बुलाया जाएगा। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो इनिशियली आइडिया आया था, ये अब इस पे कोई पेशरफ्त हुई है? ये कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी असद साहब, और वो कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की बात अभी तक मौजूद है। वो कहाँ होती है इस सिलसिले में फैसला होना बाकी है, ईद के बाद होगी और वो ज़रूर होगी। और दूसरा फैसला कि उसमें जो हुकूमती जमातें हैं क्या उनको भी बुलाया जाएगा, ये फैसला भी अभी होना बाकी है। लेकिन कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद जो है उसके बाद उसका फैसला होगा। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये कौमी कॉन्फ्रेंस होगी दहशतगर्दी के मौजूद। ये कौमी अमन कॉन्फ्रेंस है जी, ये विच कैन ऑल्सो बी एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की जमातों को भी इन्वाइट कर लें तो वो एक किस्म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही हो जाती है। लेकिन बेसिकली ये मुल्क में अमन के लिए एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि उस तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है उसके बारे में लोग जो है वो अपनी गुजारिश। तो असद कैसर साहब ने जो बयान दिया था कि बलूचिस्तान में होगी और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मतलब ये है कि असद कैसर साहब की वो राय अभी हतमी नहीं है, इसको हतमी तस्वुर नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान में भी हो सकती है जी, हतमी वतनी इस बारे में नहीं होता जी। अगर ठीक है वो अगर बलूचिस्तान में होना मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत मुनासिब होगा। जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें इस किस्म की ही किसी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है। हमें अमन की अशद ज़रूरत है वहाँ, और अगर इस किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद हो जाता है और वहाँ की अथॉरिटीज़, वहाँ की हुकूमत जो है ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वहाँ अलाउ कर देते हैं तो फिर हम चाहेंगे कि वहाँ हम कर लें। लेकिन जगह जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्हीं के मकासद हैं उस कॉन्फ्रेंस के, कि हम किस मकसद के लिए, किन मकासद के लिए ये कॉन्फ्रेंस होल्ड करने जा रहे हैं। लेकिन राव साहब, जगह ही तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोयटा में होना और इस्लामाबाद में होना शायद सिग्निफिकेंट है, इसके ऑप्टिक्स हैं, ये फ़र्क तो होगा। देखिए अभी इजाजत भी तो है ना, अब इजाजत कहाँ मिलती है ये देखना आपके सामने। अभी हमें 23 मार्च को हम लाहौर में जलसा करना चाह रहे थे, नहीं इजाजत दी गई। इस्लामाबाद में हम करना चाह रहे थे जलसा, नहीं इजाजत दी गई। अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत अगर हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ करनी है तो वो इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं। जहाँ भी होगी, जहाँ भी इजाजत मिलेगी हम कर लेंगे। जो हमारी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि टेक्निकली शायद खाकान अब्बासी साहब ने और महमूद खान रजवी साहब ने कन्वीन की थी, उसके साथ जो हुआ वो भी आपने देखा है। इन हालात में जब आप इस किस्म का सवाल करते हैं तो ज़रा अजीब लगता है कि आप ज़रा हमारी मजबूरियां तो देख लीजिए ना। हम तो चाहते हैं कि ये अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करें, और हम चाहेंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी ना जिसमें आप खुद हुकूमत को भी बुला रहे होंगे, तो हुकूमत आपको क्रैकडाउन क्यों करेगी उस तरह
की देखते हैं कि हुकूमत को बुलाना है कि नहीं, वो फैसला अभी होना है। हुकूमती जमातों के साथ क्या हमने उनको इनवाइट करना है कि नहीं करना, ये भी एक यूनानिमस फैसला होगा। बाकी जमातों की इनपुट लेके हम वो फैसला करेंगे। वो वक्त के साथ इंशाअल्लाह ताला ये तमाम फैसले हो जाएंगे। राव साहब, आखिरी सवाल यह है कि हुकूमत का एक आर्गूमेंट ये रहा है कि जब आपने जो पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी थी उसमें इसलिए शिरकत नहीं की कि आप इमरान खान को पैरोल पर रिहा कराना चाहते थे और उनके बगैर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करना चाहते, तो अब ये जो आप कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाहे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या कौमी अमन कॉन्फ्रेंस हो, उसमें भी इमरान खान तो मौजूद नहीं होंगे, फिर वो कैसे हो जाएगी? नंबर एक बात, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इमरान खान को पैरोल के ऊपर रहा करें। खान साहब बिल्कुल रहा नहीं होना चाहते। खान साहब कहते हैं कि मैं अदालत से एग्जॉनरेट होकर बाहर निकलूंगा। नंबर एक बात, ये एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है, इसको समझ लीजिए जरा प्लीज। हमने कहा था मुलाकात करा दें। मुलाकात में और रिहाई में फर्क होता है, 2 डिफरेंट लफ्ज है सर। मुलाकात करा दीजिए, हमारी जो टीम है 3-4 लोगों की, उसकी मुलाकात करा दीजिए। हुकूमत वो मुलाकात भी कराने के लिए राजी नहीं हुई, किस लिए कि वो मुलाकात करा ही नहीं सकते, उनके पास वो ताकत ही नहीं है। जैसा कि आपको याद है जब इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त भी हमारी मुज़ाकराती कमेटी के साथ इन्होंने कहा था जी खान साहब के साथ मीटिंग कराते हैं। 7 दिन इन्होंने हमें लटकाए रखा और आखिर में कहा जी कि सॉरी वी कांट डू इट। सो ये हम मुलाकात की बात की थी भाई, पैरोल की बात नहीं थी, रिहाई की बात नहीं की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जो प्रोग्राम के आगाज में भी हम बात कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इमरान खान से यानी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातें बहाल हो गई हैं, लेकिन पाबंदी भी लगी है कि मीडिया टॉक नहीं हो सकती। क्या हुआ है अदालत में, मुख्तसर में आपके सामने रख देता हूं, फिर हम गुफ्तगू की तरफ आते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि हर बंदा दरखास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। वकील जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी बन गया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। उन्होंने कहा कि इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। जेल सुप्रिटेंडेंट के वकील ने कहा कि दिसंबर तक SOPs के तहत बानी से मुलाकातें कराई जा रही थीं। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही बानी PTI से मुलाकात कर सकेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुलाकात के बाद किसी को मीडिया टॉक की इजाजत नहीं होगी। इस पर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अभी रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस फैसले पर तनकीद की है, लेकिन खुशाइन ये कहा है कि चले मुलाकातें बहाल हो गई हैं। कादिर मंतोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। खुशामदीद सर। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। रोकड़ी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंतोखेल साहब आप वकील हैं, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं अदालत की तरफ से? चलिए मैं रोकड़ी साहब आपसे के सामने ज़रा सवाल रख देता हूँ। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ का शिकवा जायज़ है कि हमें पाबंदी, बातचीत पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? इनके शिकवा किस मैं ना, ये वाहिद जमात है जिसकी किसी बात की हैसियत नहीं रहेगी। अच्छा, यानी इन्होंने अपने आप को इतना हल्का कर लिया और अपने कामों के साथ, फिर इन शिकवों के साथ, बेहैसियत लोगों का एक टोला है। अच्छा, जो शिकवे ही करता रहेगा, रोता रहेगा। अब रोने और शिकवे का अमल शुरू हुआ है। कुछ अर्सा पहले जब हमने जाके जो थी ना, उस वक्त बदमाशी का अमल था इनका। अच्छा, तहस नहस कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, ताकत हमारी देखो, हम तूफान हैं, और वाकई तूफान था उस वक्त। लेकिन उस वक्त ये ऐसा एक भरा हुआ दरख्त था जिसके ऊपर फल लगा हुआ था। अब उस वक्त इसको झुकना चाहिए था, आजिज़ी करनी चाहिए थी। ठीक है, इसने तूफान बनने की कोशिश। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा। जी, इसके मैं ये बात कर रहा हूं जब इसने एक लॉन्ग मार्च तरतीब दिया था जिसके अंदर इसने कहा कि मेरी टांग को पत्नी रॉकेट लॉन्चर लग गया, रॉकेट लॉन्चर लगा था इसकी टांग को। ये उस वक्त वाकई तूफान था। ये उस वक्त इसका दरख्त जो है फलों से लदा हुआ दरख्त था। अगर ये उस वक्त आजिज़ी करता अल्लाह ताला के आगे और ख्याल करता उन लोगों का और अपनी पार्टी का, और तहम्मुल के साथ चलता, और हम जैसे फकीरों को जिस काम के लिए इसने कहा था उसके ऊपर पक्का हो जाता। बातचीत के लिए नहीं, बातचीत हर चीज तय करो,
तय करो। और जब उसके बाद ये ना मुकरता और तूफान ना बनता और ललकरे ना मारता, धमकियां धौंस और जला दूंगा, मार दूंगा, मर जाओ, कट जाओ मेरे लिए, यकीन करें ये बेहतर पोजीशन में होता। ये इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि इनकी ये जो आपने क्या कहा था पहली चीज, मैंने कहा इसकी बेहैसियत लोगों की क्या चीज, उन्होंने कहा, आपने कहा कि ये नहीं, आपने स्टार्ट किया था, एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मैंने कहा इनकी इल्तजाएं और इनकी दरखास्तें और इनकी शिकवा, मैंने कहा था इनके शिकवे, ये बेहैसियत लोगों के बेहैसियत शिकवे, बस। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि जी मीडिया टॉक पे पाबंदी क्यों लगाई गई है अडयाला के बाद, लेकिन साथ ही खुद सेक्रेटरी जनरल हैं जो वकील थे सलमान राजा साहब, वो खुद एग्री करके आए हैं और वो खुशाइन करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलिए कम से कम मुलाकातें तो बहाल हो गई हैं। तो तहरीक इंसाफ का कि किस पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त मानना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक फस्तायत तो है इस मुल्क के अंदर, कोई जमहूरियत नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उस ताकत के इस्तेमाल में आप देख रहे हैं, पहला वाकया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले भी लोग जेलों में रहे हैं और उनकी बाकायदा किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं थी। आज तो इमरान खान की तो तस्वीर पे पाबंदी है, नाम लेने पे पाबंदी है, और अब ये कि जो उससे मिलेगा वो टॉक शो भी नहीं करेगा। मतलब ये कि ये तो एक फस्तायत का ज़माना है और उसको कैसे भुगता जा रहा है, किस हिकमत अमली के साथ, वो तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन इस बात में मुझे खुशी है कि जो मेरे भाई ने कहा ना कि ये बेहैसियत लोगों की पार्टी है, ये अब ओरिजिनल पार्टी बन गई, सारे लोटे चले गए। जितने 2 नंबर लोग थे, जितने लोटे थे, वो सारे एक एक करके चले गए। अब छलनी लग गई है, अब जो इन्होंने जाना था वो चले गए हैं, अब ओरिजिनल लोग रह गए हैं। मगर इस बात को तो 1 साल हो गया ना सर शौकत यूसुफ साहब, ये तो छलनी जो है वो तो 1 साल पहले लग गई थी। तो 1 साल के अंदर क्या समरात हासिल किए हैं पीटीआई ने, ये सवाल लोखड़ी साहब ने उठाया। वही लोग रह गए हैं जो कुर्बानी को समझते हैं, जो कुर्बानी देना जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ, इस बात पे मैं सर 1 मिनट, बहुत सारी की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है। कितने लोग 30-40 साल जेलों में रह के बाद वापस आए तो फिर लोगों ने उनको सर पर उठाया। तो ये ऐसा नहीं है, वो इमरान खान आज भी अगर कंप्रोमाइज कर ले तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, एक तरफ कंप्रोमाइज है, उनकी अपनी जिंदगी का मसला है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा नहीं, कौम के लिए मैंने करना है, वो कौम के लिए कुर्बानी दे। मंदोखेल साहब, आज जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है कि इमरान खान से मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बहाल हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने पाबंदी लगाई है कि मुलाकात करने वाले लोग मीडिया टॉक नहीं करेंगे। आप इस फैसले को आईनी और कानूनी तौर पर किस तरह से देखते हैं? जी, पहली बात तो मैं मजाक के तौर पर कहूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कि अब तो मेरे ख्याल में पीटीआई का कोई बंदा इमरान खान साहब से मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि वो मीडिया के टॉक ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी। जिनको टॉक शो में बुला नहीं रहे वो वहीं पे मैदान में जेल के बाहर अपनी बड़ास निकाल लेते हैं। दूसरी बात मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि पहले ही आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन जो है वो तो पूरे पाकिस्तान पे वाज़ेह है। आप क्या मुंह पे ताले लगाने के भी आपके अहकामात होंगे? आप जो आजादी वो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हो? आप मुझे बता दें, अगर आपने पाबंदी लगा ली है कि जेल के अंदर से बंदा जो आएगा तो वो टॉक नहीं कर सकेगा, तो जो जेल अंदर जाएगा वो तो कर सकेगा ना। फिर जेल की बाउंड्री के अंदर आपने पाबंदी लगा ली है, जो कि मैं कहता हूँ फंडामेंटल राइट्स की जो ना वो गला घोंडे के बराबर है। तो जेल के 10 फुट के फासले के बाद कैमरे लग जाएंगे, वह बात कर लेंगे। तो ऐसे आप अहकामात क्यों जारी कर रहे हैं जिससे आपके अपने इदारे के साथ भी खराब होगा और उसको कोई मानने को तैयार भी नहीं होगा? मैं वैसे तो सोशल वर्कर पीपल्स पार्टी के साथ साथ मैं कभी भी ऐसे हरकतों को ना अप्रिशिएट करता हूँ, ना इनकी हिमायत करता हूँ। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये फैसला वापस लेना चाहिए अगर वो अपने अदारे का साख को बेहतर बनाना चाह रहा है। अगर नहीं बेहतर बनाना चाह रहे माजी के जजेस की तरह, तो फिर जरूर आप कर दे फैसले, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम मैं ये कहूंगा कि बाउंड्री वाल के अंदर नहीं तो ये कैमरे 10 फुट बाहर लग जाएंगे, वहां टॉक कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सो आपकी बड़ी ये पक्की राय है कि ये फैसला जो है वो आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है। आप रोखड़ी साहब, मंदोखेल साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, नहीं करते हैं? नहीं करते। मंदोखेल साहब एक कानूनी तौर पे एक अपनी एक पोजीशन दे रहे हैं कि ये होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि फिर कि भाई एक आदमी और एक पार्टी ने मामलात उस जगह पर जाकर खड़े कर दिए हैं कि वो मंदोखेल साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला कल्चर नहीं है, ना वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी है।
उस पार्टी ने एक कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया है। तो पार्टी पे पाबंदी लगाई है। मैंने गुजारिश सुने ना, मैंने लगानी होती तो मैं कब का इनको उस जगह पर पहुंचा चुका होता। तहरीक चलाएं, इनिशिएट करें। मेरी गुजारिश सुने ना, मैं आपको अगर मैं होता तो मैं इस फसाद को बहुत पहले रोक चुका होता। मैं तो एक कॉमन आदमी के तौर पे एक आपके साथ अपना नजरिया पेश कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये लदा हुआ दरख्त था फलों से, ये झुकता, आजिजी करता और उन लोगों के साथ रहम का मामला करता जो इससे प्यार करते थे। ये इसने अकड़ की, इसने तकब्बुर किया, और ये इसकी हालत जो है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जिसको हम जानते हैं। लेकिन तकब्बुर की वजह से तो किसी को सजा नहीं होती ना। नहीं जी नहीं, तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला का एक सिस्टम मौजूद है, आप बचा के ले लें। नहीं, मगर आईन और कानून में अदालत, मैं कह रहा हूं आईन और कानून के मुताबिक इसके जुराइम आईन और कानून मुताबिक अगर डील किए जा रहे होते तो आज ये इस जुर्रत तक ही ना पहुंचता। आपको जब मालूम हो कि एक आदमी फितरों फसाद पर तुल गया, एक आदमी मुल्क को आग लगाने पर तुल गया, एक आदमी की पार्टी के कुछ लोग, शौकत खान यूसुफ तो शरीफ आदमी है, इन्होंने तो इन जैसे बंदों का सांस घोंट के रख दिया इसने। तो रोखड़ी साहब तो फिर पूरे पीटीआई पे पाबंदी लगा ले, कोई मीडिया में मैं यकीन करें चाहता हूं, मैं आज से, मैंने जब ये सारा कुछ 9 मई का वाकया हुआ ना, 9 मई के वाकये के बाद ये जब चले, उन्होंने कहा जी यार ये लाइन पे आ जाएंगे। मैंने कहा ये कभी भी लाइन पे नहीं आने देगा, ये इसके साथ जो खैरखार रह गए हैं ये उनको भी खराब करेगा, और जो शराफत की और जो। लेकिन ये फैसला कितना मौसर होगा? जैसे मंदोखैल साहब ने कहा कि भाई यहां बात नहीं कर सकेंगे अडयाला जेल के बाहर, तो 2 किलोमीटर आगे जाके कर लेंगे, वहां पर रोस्टम लगा देंगे, मीडिया वहां खड़ा हो जाएगा, तो आप आवाज तो नहीं रोक सकते। तो फिर ऐसा फैसला, मंदोखैल साहब की बात सर, आज एक और जज साहब ने एक और केस में ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा फैसला जारी नहीं करूंगा जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अमीन मिन्हाज साहब ने एक और केस को वो सुन रहे थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो ये तो जाहिर है फैसला वो मौसर ही ना हो तो फिर फैसला। असदुल्ला खान, मैं कह रहा हूं भाई प्रिंसिपली जो उन्होंने, क्योंकि वो लॉ के साथ जुड़े हुए आदमी हैं। मंदोखैल साहब वकील हैं, उन्होंने अपने लिहाज से, अपनी पार्टी के लिहाज से ठीक पोजीशन में आए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि काश इसको समझ आ जाए कि मैं बस कर दूं अब, और मैं अपने इन ट्विटर अकाउंट्स को, या ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जो जहां हो रहा है, मैं इस जुराइम की पुष्ट पनाही करना बंद कर दूं। मैं पीपल्स पार्टी की मिसाल दूं, मैं मंदोखैल साहब की, इनकी पार्टी की, इनकी अल जुल्फिकार एक तंजीम बनी जी, पूरी पार्टी ने डिसोन किया, और उनके कुछ कैदी हमारे पास मियावाली में बंद थे। ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुलाकात नहीं की, डिसोन किया, और उन तमाम कार्रवाई को उन्होंने कहा कि उन्होंने ये गलत किया। ये पॉलिटिकल अप्रोच। पीटीआई से आप क्या मांग रहे हैं? तो पीटीआई को ये सोचना चाहिए था कि 9 मई मानने नहीं कराना था। शौकत साहब, ये जो अब रोकड़ी साहब ने बात की है कि शौकत यूसुफ जैसे लोग और भी बहुत से पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्हें नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को आगे लाया गया जो इलेक्शन से चंद दिन पहले पार्टी के अंदर आ गए, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल या अहम ओहदों पर चले गए हैं। क्या आपके ख्याल में ये बात आपके जहन में या पार्टी के कुछ और लोगों के जहनों में मौजूद है जो रोकड़ी साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो कोई पाबंदी नहीं होती है, ना ही कोई कानूनी हैसियत रखती है कि जी अब नया आया तो ओहदा नहीं लेगा या पार्टी को नहीं संभालेगा। उसकी एबिलिटी है, सलाहियतों के ऊपर है, और लीडरशिप होती है हमेशा सलाहियत के ऊपर चलती है। ये कोई वह नहीं है कि मैंने 20 साल या 30 साल गुजार दिए तो मेरे हर चीज पे हक होगा। ठीक है, एक चीज है कि पार्टी थोड़ा इतना अहमियत दे वर्करों को जो कि उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे मशावरत हो, या इस हद तक तो ठीक है। लेकिन जाहिर है बड़े बड़े ओहदे, अब हमारे पास क्या वसाइल तो है नहीं या कुछ है नहीं, तो हम कैसे ओहदे संभाल के हमने क्या करना है? हम तो वर्कर हैं, वर्करों की तरह रहेंगे। लेकिन रोकड़ी साहब का गुस्सा कुछ ज्यादा है ना, उनको गुस्सा है, उस गुस्से की वजह से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक, अब देखें ना, ये कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हम बलूचिस्तान के साथ जो वाकया हुआ है उस पर हमने मजम्मत भी की, सब कुछ किया, लेकिन जोड़ा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ इसके पीछे हवा दे रही है, इसको ये कर रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, आरन के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, लेकिन कहते जी हुकूमत नाकाम हो गई है। तो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं। वफाक की जो वज़रा हैं उनके रवैये में आप देखें बड़ा तंज है, बड़े नफरतें हैं। तो इस वक्त जो मुल्क है ना, मैं अपने जाती तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये नफरतें नहीं इस वक्त अफोर्ड कर सकता है मुल्क। आपने जो कुछ किया एक पार्टी के साथ, वो 8 फरवरी को आपने देख लिया कि सब कुछ करने के बाद भी जो है ना लोगों ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को। तो पार्टी तो है, बहुत बड़ी पार्टी है, और आपने उसके साथ ज्यादतियां भी की, दीवार के साथ भी लगाया, लेकिन लोग इस चीज को नहीं मान रहे।
इसीलिए हम कह रहे थे कि 9 मई का जो वाकया हुआ है, जो वाकयात हुए हैं, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। उससे फायदा ये होता है कि बेशक डिक्लेयर हो जाता कि जी ये इन लोगों ने जानबूझ कर किया, तो माफी भी मांग सकते ना। इमरान खान माफी मांग लेता, पूरी पार्टी मांग लेती। अगर ये डिस्टेब्लिश हो जाता कि हाँ ये इनकी कहने पे हुआ, एक पॉलिसी थी पार्टी की। नहीं, मगर इसमें शौकत साहब, अब चूंकि एक ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है ना, जहां उसको आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर है उनकी अल्टीमेट कोशिश ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। वो ना अदालतों से हो पा रहा है, ना स्ट्रीट मूवमेंट से हो पा रहा है, ना आपके एहतजाज से हो पा रहा है। फिर उसका क्या रास्ता है? फिर वही रास्ता बचता है जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि भाई बैकडोर राब्ते शुरू करें, बातचीत करें और जो वो कहते हैं वो बात मान जाएं। क्या यही रास्ता बचा है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जो सियासी लोग होते हैं ना, वो सियासी स्ट्रगल करते हैं और सियासी जद्दोजहद करने वाले कभी मायूस नहीं होते हैं। हाँ, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं या जो लोग जिस चीज के लिए आए होते हैं पार्टियों में और वो देखते हैं कि यार यहाँ हमें दाल गल नहीं रही, तो वो कहते हैं छोड़ो यार ये पार्टी तो नहीं है। लेकिन जो लोग सियासत को समझते हैं वो वेट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और हम वही स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी कामयाबी होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन ये देखना कि जी इमरान खान मुश्किल में, हम सारे चले जाएं उनको छोड़ के, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होगी। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, आवाम हमारे साथ खड़ी है, तो मुश्किलात तो है, लेकिन अब हम क्या बंदूक तो नहीं उठा सकते, हम कोई वो तो नहीं है, दहशतगर्द तो नहीं है। ये और बात है कि सारे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हमारे कारकुनों से भरी पड़ी हैं। वहीं पे सबके जितने केसेस हैं दहशतगर्दी के, वो हमारे वर्करों के ऊपर है। तो पहले तो ये फैसला भी होना चाहिए ना कि दहशतगर्द कौन है और हमने दहशतगर्दी को कैसे खत्म करना है। इस वक्त तो देखें पॉलिटिकल लोग जो है वो बिल्कुल सही है, उनके साथ ये हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक सर आपका नुक्ता ये है बुनियादी तौर पे कि तहरीक इंसाफ के सारे लोग जिन पर दहशतगर्दी बात करना चाहते हैं जी, तो हमें बहुत सख्त जरूरत है यकजहती की। बिल्कुल ठीक है। और इन बयानों में यकजहती नहीं आएगी जो वज़रा साहिबान करते हैं, जो हमें इंतशारी कभी क्या इससे हालात नहीं ठीक हो सकते। आप अगर संजीदा होते नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाने के लिए, तो आप कह देते कि जाए घंटा गुजार लें, इमरान खान के साथ वापस आ जाएं, फिर हमारे साथ बैठ जाएं। लेकिन आपने नहीं कहा, आपने नहीं छोड़ा। बस आप शुरू दिन से कहते हैं ये तो इंतशारी है, नहीं तो इस तरह के माहौल बनाने से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप कैसे उसको दीवार से लगा रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता? तो फिर क्या होगा इस मुल्क के साथ? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क बहुत मुश्किल में है। खुदा के लिए अपने आप को, इस जबानों को संभालें। जब आप बात करते हैं टीवी पे, नेशनल टीवी है, सारी दुनिया देख रही है, उससे जो तासुर फैलता है ना, अब मैं मंदुखेल साहब ने जो बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है हमारे साथ मुखालफत है उनकी, वो करते भी है हमारी मुखालफत, लेकिन ये जो बात है कि जी टीवी पे इनका नाम रोक लें, इनकी स्टेटमेंट रोक लें, अब ये क्या बात होगी? बयानात आप जेल के सामने नहीं करने देंगे, वो आके अपने घर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दें, मगर आपका ये जो नुक्ता है, आप कह रहे हैं कि हम पर ही दहशतगर्दी की FIR दर्ज हैं और फिर हम ही को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बुलाया भी जा रहा था, शिकवा भी किया जा रहा है कि आप उसमें क्यों नहीं आए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर इसका जवाब तो रोखड़ी साहब देंगे, लेकिन मंदुखेल साहब से के सामने मैंने एक और नुक्ता रखना है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं कादिर मंदुखेल साहब। अभी कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब हमसे बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं इस्लामाबाद में या कोयटा में, किसी भी जगह पर, लेकिन हमें खदशा यह है कि हमें इसकी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर अपोजिशन एक ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती है जिसमें हुकूमत को भी दावत दी जाती है कि आइए मिलकर बात करें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, तो आपके ख्याल में क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए अपोजिशन को? देखिए मेरे ख्याल में PTI तो रोज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रही है, मतलब ऑल अपोजिशन पार्टी कॉन्फ्रेंस तो कर रही है। अभी 2 दिन पहले जो है ना वो अफ्तार पार्टी में बैठे हुए थे सारे, और इससे पहले बैठे हुए, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज तो नहीं। हाँ, वो जो इस्लामाबाद की होटल में जो वाकया हुआ वो इंतहाई नामुनासिब था और हुकूमत ने बुखलाहट का शिकार होकर इस तरह उनको और पॉपुलरिटी दी है। मेरे ख्याल में ऐसे हथकंडे से जो है ना वो हुकूमत को बाज रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी को दावत देंगे, मेरे तो जाती मशवरा पार्टी को ये होगा कि आप जरूर शिरकत करें। लेकिन बात ये होता है ना कि PTI जो है ना वो जिन लोगों को इकट्ठा करे, उन क्या इकट्ठा कर पाएंगे? क्या मौलाना साहब को आज ही न्यूज आई है, ये खबर मैंने एक जगह देखी थी कि जो अपोजिशन इत्तेहाद बनेगा उसके 2 सरबराह होंगे, एक महमूद खान अचकजी साहब और एक मौलाना साहब, यानी सदर और चेयरमैन।
क्या मौलाना साहब का जो पहले ही वो मीडिया पे आके ये बात कह चुके हैं कि पीटीआई ने हमारे साथ नामुनासिब नहीं किए, हमें एतमाद में नहीं दिया, हुकूमत से मुज़ाकरात किए। क्या मौलाना साहब ने अभी 2 दिन पहले मैंने स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने ये फरमाया कि पीटीआई सबसे पहले जो हमारे साथ 26वीं तरमीम में उससे बातचीत की है, कई हमारे दौर चले थे, उसको मानना पड़ेगा। फिर पीटीआई मौलाना साहब का ये मुतालबा है कि मेरे जो मैंडेट चोर है वो तो पीटीआई है। तो ये सारी चीजों रह के, और फिर आप थोड़ा सा मैं माजी की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। ये माजी में जनूबी पंजाब एहतियात बना था, क्या पीटीआई ने उनके साथ 100 दिन का मुआहिदा नहीं किया था कि आपको जनूबी पंजाब सूबा बना के देंगे? क्या उन्होंने अख्तर मेंगल साहब के साथ मुआहिदा नहीं किया था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से वो आपके साथ देंगे? क्या उन्होंने एमक्यूएम के साथ मुआहिदा नहीं किया था? क्या अभी 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन साहब जो पीटीएम के सरबराह है उनके साथ मुआहिदा तहरीर नहीं किया था कि 2 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कानून साजी लाएंगे? तो आप मुझे बताओ, ये सारी मुआहिदे जब आप करके और आपने तोड़े और आपकी अपनी पार्टी कई इशू में बटी हुई है, तो आप मुझे बताओ आपके साथ एहतियात में आएगा कौन? जरूर शौक पूरा कर ले। 9 मई भी देख ली है, 24 नवंबर भी देख ली है, हर चीज देख ली है। अब इनके पास तो पते खत्म हो गया। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ईद के बाद टॉक शो के लिए बेहतर है 1.5 महीने पहले ऐलान कर दिए, ईद के बाद हम बात एहतजाज करेंगे, जरूर कर ले। लेकिन इस एहतजाज के साथ मैं ये भी सवाल कर रहा हूं कि ये जो दावा कर रही पीटीआई के 85% हमारे साथ लोग हैं, तो 15 करोड़ आबादी के सूबे पंजाब में 85% इनके साथ है, तो 85 लोग निकले। क्या सिंध से लोग निकले? क्या बलूचिस्तान से निकले? क्या पंजाब तो छोड़िए इस्लामाबाद से निकले जहां एहतजाज हुआ, जहां बुशरा बीबी ने कहा कि पख्तून बड़ी गैरतमंद है? यकीन उसमें कोई शक नहीं है। आप पख्तूनों को गैरत दिला दिला के मासूम पश्तूनों को, बच्चों को आपने वरगला, खुद तो आपसे पहले भाग गई है। तो अभी एतबार कौन करेगा इनके एहतजाज पे? एतबार कौन करेगा इनके एहतियात पे? एतबार कौन करेगा इनके आल पार्टी कॉन्फ्रेंस पे? बिल्कुल सही है, एतमाद कौन करेगा। लेकिन उससे पहले मैं रोकड़ी साहब ये जरा बता दीजिए, जो उनका शिकवा है पीटीआई का, वो कहते हैं कि जी हम पर हर बंदे पर 10-10 दहशतगर्दी की एफआईआर हैं, रोज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होते हैं, 780 की मुकदमात हैं, और आप इन्हीं को बुला रहे हैं, इन्हीं दहशतगर्दों को, कि आप आएँ और कौमी सलामती कमेटी में बैठकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तजावीज़ दें। तो ये आप फिर जुनैद अकबर साहब ने ये कुछ पिछले दिनों कहा था कि भाई हम दहशतगर्द हैं तो फिर हमें क्यों बुला रहे हैं? नहीं, फिर दहशतगर्द हो तो सबसे पहले केपी हुकूमत छोड़ दो ना, अगर दहशतगर्द खुद को मानते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके लीडर ने आपके स्पेसिफिक लोगों को इंसाइट करके इस कौम के बच्चों से दहशतगर्दी कराई, और आप में से जो जो लोग इस काम के अंदर शामिल हैं वो जराइम को भुगतेंगे। लेकिन आप नेशनल असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं, आप प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं। आपके इस वजूद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया है, और आपको एमएनए की तनख्वाहें भी मिलती हैं, और आपके अपने बच्चे बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं। मर गया, खराब हो गया वो वाला बच्चा जिसको इस्तेमाल किया था, जो अभी शौकत खान ने कहा कि 40 साल भी जेल में रहना पड़ जाता है, तो उस 40 साल ये रात, उसके पीछे इसके क्या बचेगा 40 साल में? ये 74 साल हमारा, हमें तो फिर हमारी कौम का न्याजी है, फिर हमको उसको देखेंगे कि भाई मारे, वो कहते हैं ना, मारेगा तो छांव में तो फेंकेगा। तो जो शौकत खान ने तो 40 साल उसको अंदर भेजा, रहेगा तो अल्लाह आलम। बहरहाल क्वेश्चन इज के इनको जब बुलाया ये रेडी थे, ये रात के 2 बजे तक इन्होंने जाके लिस्ट जमा कराई स्पीकर कौमी असेंबली को, 14 लोगों 14 लोगों की, ये रेडी थे। 3 लोग इन्होंने मजीद, क्या हुआ, इनको कोई कॉल आई 2:30 बजे 3 बजे के बाद, ये धुआं मार गए। जैसे मैं कहता हूं कि इनकी ना धूप है ना छांव है, वो जो अंदर पड़ा हुआ। कॉल किसकी आई? मेरे पास 2 रिपोर्ट है। हाँ। और ये कोई कमजोर रिपोर्ट नहीं है। नहीं, किसकी रिपोर्ट है? मैं खुद भी तो दुनिया में फिरने वाला एक फकीर रिपोर्ट मिली है। मैं दुनिया में फिरने वाला, मैं दुनिया में, किसकी रिपोर्ट? मैं बता रहा हूं भाई, मैं दुनिया में, हम जितने सियासतदान बैठे हैं ना, हमारे राब्ते फकीर से लेके, तो ये तो हेर से की बुनियाद पे मैं वही कह रहा हूं ना। इसलिए मैंने कहा कि एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनी सुनाई बात पे यकीन ना किया जाए, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन कुछ बातों पे गालिब गुमान करते हैं जब हमें बताने वाला आदमी मजबूत। अच्छा शौकत साहब, बस ये कहानी। 2 सवाल हैं आपसे। एक तो इसका, मैंने जब पहले आपको कहा था कि ये 2010 में मेरे पास आया, 2010 नहीं, ही केम टू मी 2002 जब मैंने इसको ज्वाइन किया,
इसलिए हमारे दर्द ज्यादा है। 2002 से आप चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब, एक तो ये बता देना कि चले बात तो पुरानी हो गई है, हम उस वक्त भी पूछते रहे, लेकिन फिर चूंकि अभी रोकड़ी साहब ने बात उठा दी है कि उस दिन रात को ये 2-3 बजे तक कह रहे हैं, लेकिन चलिए 11-12 बजे तक तो कम से कम कंफर्म था। उसी रोज इफ्तार पे सब लोग इकट्ठे थे। मैंने भी बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर साहब से, बाकी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक 12 बजे के करीब क्या हुआ कि आपको फैसला तब्दील करना पड़ा? किसके दबाव पर किया? नहीं, कोई दबाव नहीं था। ये चूंकि आपको पता है हमारे सारे लीडरशिप जितने भी हैं वो हमारे जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में हम वर्कर भी है, लीडर भी है। तो वर्कर ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप जाके क्या कहेंगे। आपने खान साहब से पूछा है, तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ था कि खान साहब से मिलना लाजमी है। तो ये किसी का दबाव नहीं था, तो वो था पार्टी का फैसला था। और पार्टी, देखिए, पार्टी ने मिलकर ये फैसला किया कि खान साहब से मुलाकात करके, ताकि अगर हम जाएंगे वहां तो कहेंगे क्या, किस चीज पे इत्तेफाक होगा। तो फिर सबने मिलकर ये कहा कि फिर तो इससे बेहतर है कि अगर हमें 1 घंटा मिल जाए, खान साहब से मुलाकात हो जाए, ताकि अगर दहशतगर्दी खत्म करने में हम कोई रोल अदा कर सकते हो तो करेंगे। सही है। लेकिन उस पे जो है एक ऐसी ईगो का मसला बनाया गया कि जी नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती। दूसरा सवाल का सर ये बताइए, जो भी सवाल मंदोखेल साहब ने उठाया था, आप ईद के बाद क्या करना चाहते हैं? आप एहतजाज करना चाहते हैं? आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं? आप कौमी अमन कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं? ईद में रह गए हैं कोई 4-5-6 दिन, कोई हिकमत अमली पीटीआई के पास है भी या नहीं है कि उन्होंने करना क्या ईद के बाद? देखिए, सियासी जमातें एहतजाज भी करती हैं, हिकमत अमली भी बनाती हैं, लाएमल देती हैं, और हम वही लाएमल देते हैं। अब ईद जाहिर है रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला तो कोशिश हो रही है, ग्रैंड अलायंस के ऊपर जो कमेटी बनी है वो भी लगी हुई है। ये कहना तो सही होगा ना सर कि अभी तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है कि ईद के बाद क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो इस वक्त तंजीमी ओहदेदार हैं उनको तंजीमी मामलात हवाले हुए हैं, और आपने देखा है कि जितने भी हमारे रीजनल प्रेसिडेंट थे, तंजीमें थी, वो चेंज हो गई हैं, और वो रीजनल तंजीमें अब इस पे काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब फैसला अगर हो गया कि जी हमें पीटीआई ने निकलना है, तो वी आर रेडी। मंदोखेल साहब, क्या शौकत यूसुफजई साहब के ये शिकवे दुरुस्त हैं कि जो सलूक हो रहा है वो सियासी जमात के लोगों के साथ, वो गलतियां होंगी, रही होंगी, लेकिन ज़्यादा हो रहा है? इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात उन लोगों पर भी जो इनके बकौल, मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब का ये शिकवा करते हैं कि वो तो किसी एहतजाज में शामिल नहीं थे, लेकिन उन पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, और लोगों के नाम भी ये लेते हैं। आप दुरुस्त समझते हैं इनकी शिकवे? देखिए, ये तो अदालत फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी कभी भी जो है ना वो तशद्दुद के और इस तरह के झूठे मुकदमात पे कभी हिमायत करती है, ना कभी इस तरह की हमारी पॉलिसी है। लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की है, तो ये जो पीटीआई की अभी मौजूदा जो वकला क़यादत है, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो गिला किए है कि भाई मुझसे मिलने को नहीं आता है। वो जो कैंसर की पेशेंट है यास्मीन राशिद साहबा, उनके पास उमर चीमा साहब जो उनके गवर्नर रह चुका है, इनको तो अडियाला जेल के अलावा बाकी को कैदी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी जो आम जो लोग हैं, जो कारकुन है, जिनको उन्होंने वरगलाफ इसलाह के और उनसे ये सारे काम कराया है, तो उनको पुरसान हाल तो कोई नहीं है, उनके तो कोई पूछने वाला नहीं है। बताया शौकत हुजूर साहब कि इनके पास क्या पॉलिसी है, इनके कौन से टीम इनके पास गई है। सबसे पहले ये जो अकरम राजा साहब जिसके ऊपर एतराज हो रहा है कि परसों आया और जनरल सेक्रेटरी बन गया, तो वो जाके गए शाह महमूद कुरैशी साहब से, इन लोगों से मुलाकात की है, उनको कोई हाल अहवाल पूछा, उनसे कोई मशवरा किया है। लेकिन बाकी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो केसेस है, मुकदमात है, यकीनन झूठे मुकदमात नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठे मुकदमात साबित करने के लिए कि झूठे है, उसके लिए आपको अदालत से रुजू करना पड़ेगा। आपके वकील सारा दिन टॉक शो में जो ना या अडियाला जेल के सामने जो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बाकी उनके क्या काम है? मुझे एक बात बता दो, खान साहब ने तो डांट पड़ाई है अकरम राजा समेत तमाम वकला को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आपको प्रोफेशनल वकील देख ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अदालतों के ऊपर जोर देना चाहिए। मैं आपको हवाला दे देता हूँ, वो जो वो वाला केस था, वो जो निकाह वाला केस था, जो वो लेट हो रहा था, तो बाकायदा पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 दिन की डायरेक्शन दी है कि 15 दिन के अंदर जो है इस केस का फैसला सुना दो। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। रोकड़ी साहब, आपने ये तो कहा कि 1 साल में पीटीआई जीरो हो गई है, बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन क्या 1 साल में ये हुकूमत काफ़ी मकबूल हुई है? क्योंकि अभी 14 रुपये इन्होंने रिलीफ देना था पेट्रोल पे, वो नहीं दिया, और कहा कि हम बिजली की कीमतों पे देंगे। अब पता चला कि बिजली की कीमतों पे भी रिलीफ नहीं आ रहा, तो क्या ये हुकूमत मकबूल हुई है पिछले 1 साल में? देखिए,
कोई भी कलाम जो आपका ऑफिशियल सादिर हो जाए और आप उस पर पूरे ना उतरें तो आप मकबूल नहीं होते। कोई भी कर रहा हो, मैं हूं, आप हूं, तो उससे नुकसान होता है। लेकिन जो असल चीज थी कि अगर ये जो अंदर पड़ा हुआ है ना ये भाई साहब, अगर इसको जिस दिन मुल्क पर रहम करने का ख्याल आ गया तो आपके जरिए मेरे पास पैगाम भिजवाए, फिर हम नहीं, लेकिन अभी आपने तो कहा कि वो जीरो ही हो गए ना, तो अब वो तो मैटर ही नहीं करते पैगाम भिजवाएं ना भिजवाएं। पैगाम आपका स्टार्ट 35 मिनट आप इसके रऊफ हसन के साथ पैगामात, लेन देन, मामलात, बैकडैनल चैनल प्रोग्रेसिव हो। मैंने कहा ना कि अपना मारता है तो मार के फेंकता तो छांव में है ना, सही है। तो क्योंकि हमारी नस्ल चाहिए कि रुजू आपसे ही करें, नस्ल हमारी से है ना, तो हम फेंकेंगे तो छांव में तो फेंकेंगे, आप लोग तो धूप में फेंक के भाग जाएंगे उसको। सो अल्टीमेटली धूप में पड़ा रहेगा। शौकत खान ने कहा 40 साल अंदर पड़ा रहेगा। अल्टीमेटली उन्हें चाहिए कि उन्हीं लोगों से राब्ता करें, उन्हीं लोगों से राब्ता करें जिन्हें इन्होंने फरामोश कर दिया था। जिन्हें हम तो ये एक असूल भी है कि आप जिसके साथ ज्यादती करते हैं ना, जहां से आप वापस जाके माफी मांगते हैं, ये कबीलों का असूल है कि हमने ये ज्यादती की थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसको मुल्क पर रहम करना चाहिए और इसको अमन और सुकून की तरफ आना चाहिए। और बाकी लोगों को एक दरख्त काटते हैं ना तो वो कुछ गिरता है तो उसे कहते हैं इसे तंदूर के लिए रख लो। बाकियों के बच्चों को तंदूर का बालन मत समझो। अपनी औलादें तुम्हारी सारे MNAs की और तुम्हारी एयाशियों के अंदर है। गरीब का बच्चा, वो जो 140 का जिक्र कर रहे हैं ना उधर, एक बताएं इनके MNA मिनिस्टर जो रहे हैं सारे, जो सेनेट में बैठा हुआ है लश्कर पूरा, एक का बच्चा है वहां पे नहीं। वो तंदूर का ईंधन वो गरीब का। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, शौकत यूसुफ जी साहब, कादिर मंदोखैल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।